हाँ जी भाई, देखिएगा आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम एल्किल हैलाइड का पार्ट फर्स्ट और पार्ट जो सेकंड था वो पढ़ चुके। एल्किल हैलाइड के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण और इनके बनने की विधि। इसके बाद हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड का पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया, और एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने पढ़ी थी इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज जो इसका लेक्चर नंबर थर्ड होगा इसमें हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया, इसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया और इसकी अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई आज के टॉपिक, यानी कि एल्किल हैलाइडों की जो सेकंड नंबर रिएक्शन है वो है इनकी विलोपन अभिक्रिया। यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो लिखिएगा भाई विलोपन अभिक्रिया देखो क्या होती है। सबसे पहले तो विलोपन अभिक्रिया का मतलब समझो भाई, क्या मतलब है। विलोपन अभिक्रिया में ये होता है क्रियाकारक से किसी अणु का बाहर निकलना होता है, यानी कि विलोपन अभिक्रिया में क्रियाकारक से कोई अणु क्या होता है वहां से बाहर निकल जाता है। जुड़ने का कुछ काम नहीं, विलोपन अभिक्रिया में केवल और केवल क्रियाकारक से कोई अणु बाहर निकलता है। इसके बाद दूसरी नंबर बात क्या है, विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है क्रियाकारक के दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कि क्रियाकारक के दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो उत्पाद में हमको एक नया पाई बॉन्ड मिलेगा देखने को, ठीक है। अब एल्किल हैलाइडों की जो विलोपन अभिक्रिया है इसका मतलब क्या है, ये कैसे होती है उसको हम समझते हैं। देखिएगा भाई यहाँ पे क्या होता है, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, सुनो भाई, जब एल्किल हैलाइड यानी कि RX की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया हम एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता है और उत्पाद के रूप में हमको एल्कीन मिलती है भाई, ठीक है। क्या मिलेगी उत्पाद के रूप में हमको, एल्कीन। सिंपल सी बात तो क्या हुई भाई, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाता है। किससे निकलेगा भाई हाइड्रोजन हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाता है और उत्पाद के रूप में हमको एल्कीन मिल जाती है। ये पहली बात आपने सीखी। अगली खास बात क्या है, अब इसकी बातों को समझते चलना। अभी एल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रिया है, सुनो भाई, एल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रिया है इसको हम बीटा विलोपन के नाम से भी जानते हैं। इस एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन के नाम से भी जानते हैं, बीटा विलोपन। अब क्यों जानते हैं वो हम समझेंगे। दूसरी बात क्या है, इस एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया को हम विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। सुनो भाई, इस विलोपन अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया इस कारण से बोलते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में वी का मतलब होता है यहाँ पे निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हैलोजन मतलब हैलोजन का, यानी कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु बाहर निकलते हैं। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सुनो, एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु का निष्कासन होता है, इस कारण से इसको विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात क्या है, इसको बीटा विलोपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड की इस अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है भाई। सुनो, एल्किल हैलाइड की इस विलोपन अभिक्रिया में, एल्किल हैलाइड की इस विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है। इस कारण से इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। तो समझो भाई क्या होती है अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाते हो, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ करवाते हो तो हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है और किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। एल्किल हैलाइड की इस विलोपन अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है। दूसरी बात क्या है कि इस विलोपन अभिक्रिया को हम विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु का निष्कासन होता है। अब सबसे खास बात यह है कि जो बीटा हाइड्रोजन परमाणु ये क्या चीज है भाई, इसको हम समझते हैं कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। देखो भाई, बीटा हाइड्रोजन परमाणु को समझने के लिए मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो इस प्रकार का कोई एल्किल हैलाइड आपके पास है CH3 CH2Cl, ये आपके पास एक एल्किल हैलाइड है। समझिएगा पहले तो वो कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन,
यानी कि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। बात को समझो भाई, अल्फा कार्बन क्या होता है, हैलोजन परमाणु से, हैलोजन परमाणु से, हैलोजन परमाणु मतलब कोई सा भी हैलोजन परमाणु हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ये बात समझ में आती है भाई, यानी कि वो कार्बन जो हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इसके बाद आता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन, ये कार्बन नहीं, बीटा कार्बन हमारा भाई, ये कार्बन कौन सा आपका, बीटा कार्बन है। अब समझिएगा बीटा कार्बन क्या होता है भाई, अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसी को हम क्या बोलते थे, बीटा कार्बन। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं भाई, देखो बात को समझो। बीटा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन, जुड़े हुए कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं। बीटा कार्बन कहलाते हैं। देखो भाई यहां पे आपने दो चीज सीखी कि एक तो अल्फा कार्बन क्या हो गया और एक बीटा कार्बन क्या होता है। देखो अल्फा कार्बन का मतलब है हैलोजन परमाणु से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, अल्फा कार्बन। तुमने परिभाषा लिखी, हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है आपका, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़े हुए होंगे उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, बीटा कार्बन। यानी कि आपका क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया। इसके बाद करते हैं हम बीटा हाइड्रोजन की बात, कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। वो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से जुड़े हुए होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। यानी कि बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हमारे क्या कहलाते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोजन की परिभाषा, बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये बात समझ में आती है भाई। तो बीटा हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है इनको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन परमाणु बोलेंगे, क्योंकि ये बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। और हमको पता है कि इस एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में किस प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं का निष्कासन होता है, बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं का निष्कासन होता है। अब आगे करते हैं रिएक्शन की बात। देखो बात को समझते हैं, मान लो ये आपने एक एल्किल हैलाइड लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl, इसकी आपको विलोपन अभिक्रिया करवानी। देखो भाई इस एल्किल हैलाइड को मैं थोड़ा इस प्रकार से अरेंज कर सकता हूं कि देखना भाई, इस CH3 को मैं लिखता हूं CH2, नीचे लिख दिया H, इसका सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे लिख दिया Cl, और इसकी अभिक्रिया करवाई आपने एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH के साथ। ठीक है, अब हमको पता है कि इस विलोपन अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होगा। यानी कि इस हैलोजन परमाणु को और इस हाइड्रोजन को निकाल दो, यहां से इस हाइड्रोजन को और इस हैलोजन को यहां से निकाल दो। अब देखो जिन दो परमाणुओं के दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, उत्पाद में उन्हीं के बीच में क्या लग जाएगा, एक पाई बॉन्ड लग जाएगा। यानी कि एक ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा भाई, एक ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। तो अब देखो इस कार्बन का ये बॉन्ड टूटा, इस वाले सिग्मा, और इस कार्बन का ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा, तो उत्पाद में क्या होगा, इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में क्या बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा भाई। देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl आपका बाहर निकल जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपने एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ करवाई तो हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन हुआ। यानी कि यहां से क्या बाहर निकल गया भाई, HCl बाहर निकल गया, और किसका निर्माण हो गया, इस एथीन यानी कि एल्कीन का निर्माण हो गया भाई। अच्छी बात है। तो सिंपल सी रिएक्शन है भाई आपकी ये तो विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाते हो, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ करवाते हो, तो हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है।
पर समस्या ये है कि आप यदि इस प्रकार का एल्किल हैलाइड का अम्ल ले लो जिसमें एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो एल्किल हैलाइड आप काम में ले लो जिसमें एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो, तो उसकी अभिक्रिया देखो किस प्रकार से होगी भाई। मान लो आपने ये एग्जांपल ले लिया भाई, आपने ले लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन, देखो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां लगा दिया आपने Br, और ये CH2 और ये CH3, देखो CH3 हो गया भाई, ये सिंगल बॉन्ड CH, नीचे आपने जोड़ दिया Br, इधर CH, नीचे H जोड़ दिया और ये CH3। इसकी अभिक्रिया आप जब किसके साथ करवाते हो, अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH के साथ करवाते हो, तो इसमें एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावनाएं हैं। बात को समझो भाई, अगर आप 2 ब्रोमोब्यूटेन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH के साथ करवाते हो, तो यहाँ पे 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावनाएं हैं। बात को समझो, हमको पता है भाई एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु निष्कासन होता है, और 2 ब्रोमोब्यूटेन में 2 प्रकार की बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंस है भाई। अब देखो, इस हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन से एक ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन, और ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। और हम जानते हैं बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके बीटा हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन भी कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है, यानी कि हैलोजन परमाणु के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर निकल सकता है, और हैलोजन परमाणु के साथ ये वाला बीटा हाइड्रोजन परमाणु भी बाहर निकल सकता है। हम अलग अलग पॉसिबिलिटी के साथ दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु को एक बार बाहर निकाल के देख लेते हैं। देखो भाई कौन कौन से, अगर हम इस हैलोजन के साथ इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, और इस हैलोजन के साथ इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखो भाई दोनों को लिखते हैं एक बार, पहले लिखते हैं, पहला प्रोडक्ट बनने की क्या संभावनाएं है, ये बनेगा भाई आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 ये आपका, और ये CH3, पहला प्रोडक्ट बना आपका ये। इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बनने की और संभावना है हमारे पास, इसके साथ ही बनेगा भाई, और दूसरा प्रोडक्ट बनने की संभावना क्या है, अगर देखो ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो आपने ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, अगर इस ब्रोमीन के साथ आप इस हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखो भाई ये हो जाएगा आपका CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड की ऐसी विलोपन अभिक्रिया है जहां पे एक से अधिक एल्कीन बनी। अब बात को समझिएगा कि यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती हैं तो कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, इसका निर्धारण किया था सेत्जेफ नियम ने। देखो भाई, यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती है, एक ये बनी और एक ये बनी, इन दोनों में से कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, इसको किसने समझाया था, सेत्जेफ ने समझाया था। अब देखो सेत्जेफ क्या बोलता है, सेत्जेफ क्या बोलता है, सेत्जेफ ये बोलता है यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती हैं तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके डबल बॉन्ड से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जिसके डबल बॉन्ड से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। अब बात समझते हैं, इन दोनों में से देखो कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, समझो बात को। यहाँ पे आपने इस डबल बॉन्ड को देखा, ये एल्कीन कलेक्ट किया भाई डबल बॉन्ड वाली, इससे एक ही एल्किल समूह निकला हुआ है, इससे डबल बॉन्ड से एक ही एल्किल समूह निकला हुआ है, ठीक है भाई। जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से नीचे वाले एल्कीन में डबल बॉन्ड से एक ये वाला एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और ये वाला एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि नीचे वाली एल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जबकि ऊपर वाली एल्कीन में डबल बॉन्ड से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सेत्जेफ नियम के अनुसार नीचे वाली जो एल्कीन आपकी बनी वो क्या बनेगी, अधिक मात्रा में बनेगी, जबकि जो ऊपर वाली एल्कीन है वो क्या बनेगी, कम मात्रा में बनेगी। फिर से समझो भाई, सेत्जेफ नियम क्या बोलता है, एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में यदि एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके डबल बॉन्ड से अधिक संख्या में क्या जुड़े हुए होते हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए
होते हैं। तो यहाँ नीचे देखो, इसमें नीचे वाले एल्कीन में 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जबकि ऊपर वाली जो एल्कीन है उसकी डबल बॉन्ड से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो जो ऊपर वाली एल्कीन है 1 नंबर वाली, ये बनेगी कम मात्रा में, और जो नीचे वाली एल्कीन है ये बनेगी अधिक मात्रा में। ये बनती है लगभग 81% और ये बनती है लगभग 19%। ये थी भाई आपकी एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया। फिर से समझो भाई, एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया का क्या मतलब हुआ? एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन किसका निष्कासन होता है भाई? हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण हो जाता है। देखो, इसके बाद हमने सुना कि इस एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु और हैलोजन परमाणु का निष्कासन होता है। वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हैलोजन मतलब हैलोजन का, यानी कि एल्किल हैलाइड की इस विलोपन अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु बाहर निकलते हैं। इस कारण से इसको क्या बोल दिया जाता है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। इसके अलावा इस विलोपन अभिक्रिया को ही बीटा विलोपन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है। अब बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? बीटा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। इस विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? बीटा विलोपन अभिक्रिया बोल दी जाएगा। रिएक्शन समझते हैं भाई? मान लो ये आपने एल्किल हैलाइड काम में लिया, इसको हमने थोड़ा इस प्रकार से अरेंज कर लिया, अभिक्रिया करवाई इस एल्किल हैलाइड की हमने एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई। ठीक है भाई, तो यहाँ से H निकला और ये Cl निकला। ये H कौन सा है? बीटा हाइड्रोजन है, तो इसमें बीटा हाइड्रोजन निकला और क्या बना दिया आपने? एथीन बना दिया। ये आपने लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन की अभिक्रिया जब आपने करवाई एल्कोहलिक NaOH के साथ या एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ 2 प्रकार की एल्कीन बनी, एक तो बनी ये वाली और एक बनी नीचे वाली। यहाँ पे कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी इसको किसने समझाया था? सेहचेफ ने। सेहचेफ क्या बोलता है? यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती है तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके डबल बॉन्ड से अधिक संख्या में क्या जुड़े हुए हो? हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद पढ़ते हैं इसकी धातु के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे हम एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो तीसरे नंबर की रिएक्शन डालिएगा भाई, एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये है इसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। समझिएगा भाई, सामान्यतः ये होता है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब धातु के साथ की जाती है तो जनरली कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। देखो भाई, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब धातु के साथ की जाती है, धातु के साथ की जाती है तो कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा जनरली भाई? कार्ब धात्विक यौगिकों का, कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होगा। समझो भाई बात को, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु के साथ की जाती है तो कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। अब ये समझिएगा भाई, कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक, देखो भाई, कार्ब धात्विक यौगिकों का मतलब है वे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु के मध्य पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु के मध्य बंध पाया जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया धातु के साथ की जाती है तो इन जनरल क्या होता है? कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। और कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल्स के बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, उन यौगिकों को हम क्या बोल देते हैं भाई? कार्ब धात्विक यौगिक बोल देते हैं। अब इनकी अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली जो इसकी अभिक्रिया है वो है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो है इसकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखो, एल्किल हैलाइडों की जो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं भाई? वुड्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ की जाती है तो हायर एल्केन का निर्माण होता है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो भाई रिएक्शन को समझिएगा एक बार। और खास बात क्या है, इस अभिक्रिया में 2 ही मोल हम काम में लेंगे किसके, एल्किल हैलाइड के, और 2 ही मोल काम में किसके लेंगे, सोडियम के। देखो रिएक्शन को, 2 एल्किल हैलाइड के अणु आपको काम में लेने, यानी कि 2 मोल इसके काम में लेंगे, एक RX प्लस 2 मोल सोडियम को हमने बीच में लिख दिया, प्लस एक एल्किल हैलाइड हमने साइड में लिख दिया। और यह अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्योंकि सोडियम हमने लिया हुआ है तो नमी वगैरह तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ये हमने ले लिया शुष्क ईथर। देखो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो यहां से देखो ये बाहर निकल जाएगा, 2 सोडियम और 2 हैलोजन 2 एक्स है, यानी कि यहां से निकलेगा 2NaX तो बाहर निकल जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RR, और RR का मतलब क्या होता है एल्केन, ये क्या बन गया हमारा, एल्केन बन गया भाई। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो आपने एल्किल हैलाइड के स्थान पर लिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl, इधर ले लिए 2 सोडियम, प्लस इधर भी ले लिया आपने CH3Cl। तो देखो 2 सोडियम है और 2 ही क्लोरीन है, यानी कि 2 मोल किसके निकलेंगे यहाँ से, NaCl के, और CH3 आपका एल्किन बन ही जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे 2NaCl बाहर निकलेगा भाई, यहाँ क्या बनेगा भाई, CH3 प्लस 2NaCl, और यहाँ क्या बन जाएगा 2Na। तो वुड्स अभिक्रिया का क्या मतलब हुआ भाई, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ की जाती है तो हायर एल्किन बनते हैं, उच्चतर एल्किन बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड हम कर सकते हैं कि यदि वुड्स अभिक्रिया में जो काम में लिए हुए एल्किल हैलाइड है ये अलग अलग हो सकते हैं। मान लो 2 मोल आपने काम में लिए हैं तो यहाँ से एक अणु हो सकता है आपका, मान लो आपने ले लिया मेथिल क्लोराइड का, दूसरा ले लिया आपने एथिल क्लोराइड का, तो अलग अलग अणु इसके काम में ले ले तो रिएक्शन किस प्रकार से होगी इसको समझते हैं भाई। यदि इस वुड्स अभिक्रिया में 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड काम में ले लिए जाए तो रिएक्शन किस प्रकार से होगी इसको समझिएगा। देखो तो कंडीशन क्या है, अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड काम में लेने पर, देखो भाई अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड काम में लेंगे तो कैसे क्या बनेगा। मान लो आपने ले लिया भाई एक तो जैसे CH3Cl प्लस एक आपने लिया C2H5Cl, और यहाँ पे आपने ले ली सोडियम धातु, जितनी भी काम में आनी होगी भाई आ जाएगी सोडियम धातु, और यहाँ ले लिया आपने शुष्क ईथर। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट के बनने की उसको समझो भाई। आपने एक लिया मेथिल क्लोराइड, एक लिया एथिल क्लोराइड, और सोडियम धातु अपने काम में ली, तो देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या है, और ये हो सकता है कि सोडियम धातु के साथ इस मेथिल क्लोराइड के ही 2 अणु काम में आ जाए, यानी कि मेथिल क्लोराइड, और दूसरा भी किसका काम में आ जाए, मेथिल क्लोराइड का काम में आ जाए, यानी कि एक कार्बन का ये, दूसरा भी मेथिल क्लोराइड एक ही कार्बन का होगा, यानी कि यहां से जो एल्किन बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा, और 2 कार्बन का एल्किन मतलब एथिन बनेगा भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एथिल क्लोराइड और दूसरा अणु भी किसके काम में आ जाए, एथिल क्लोराइड का काम में आ जाए, यानी कि यहां से 4 कार्बन का आपका एल्किन बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक अणु इसका काम में जाए और दूसरा इसका काम में जाए, इसमें 2 कार्बन है इसमें एक ही कार्बन है तो 3 कार्बन का आपका एल्किन बन सकता है। तो तीसरे कार्बन का तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वैसे भी बनेगा CH3 CH2 CH3, तो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ही आपकी वुड्स अभिक्रिया हैं, दोनों समान प्रकार के अगर एल्किल हैलाइड काम में लोगे तो एक ही प्रकार का एल्किन बनेगा, और यदि अलग अलग प्रकार के आपने क्या ले ली, एल्किल हैलाइड काम में ले लिए तो 3 अलग अलग प्रकार के आपको एल्केन देखने को मिलेंगे। ये हुई आपकी वुड्स अभिक्रिया भाई। इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है उसको समझिएगा भाई, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, यह है इसकी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया भाई। इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है
वो है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। इसमें समझना भाई क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ की जाती है तो क्या होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है भाई। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब समझेंगे भाई ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझिएगा। ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। देखो मान लो ये आपने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड काम में ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या ले लिया, मैग्नीशियम धातु काम में ले ली, और यहाँ पे हमने ले लिया शुष्क ईथर। देखो अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु के साथ आपने करवाई तो जो मैग्नीशियम है इस एल्किल समूह के कार्बन और हैलोजन के बीच में आ जाएगी, तो यहां से क्या बनेगा, आर एमजीएक्स, और इस आर एमजीएक्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। समझिएगा भाई, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है, इस ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब इस ग्रिग्नार अभिकर्मक में देखो दो प्रकार के बॉन्ड हैं, एक तो इस एल्किल समूह के कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का, और मैग्नीशियम और एक हैलोजन के बीच का। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड होता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका ध्रुवीय प्रकृति का, ध्रुवीय प्रकृति का होता है भाई, यानी कि सहसंयोजक ध्रुवीय प्रकृति का होगा। और जो मैग्नीशियम और इस हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, आयनिक प्रकृति का होगा। इसको थोड़ा समझिएगा। तो दो अभिक्रिया आपने पढ़ी, पहली पढ़ी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की, और दूसरी पढ़ी आपने मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो पहली क्या थी, जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हायर एल्किन बनते हैं, उच्चतर एल्किन बनते हैं, और जब मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है भाई, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है, आपके बार बार काम में आता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, आर एमजीएक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। तीसरी जो इसकी अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया है भाई इसकी लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, लिथियम धातु के साथ, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखो भाई, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ की जाएगी, समझिएगा भाई, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ की जाएगी तो सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होगा। देखो जब इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है, सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक, सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब देखते हैं भाई ये सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है। देखो ये है आपका एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे लिथियम के दो मोल हम काम मिलेंगे। एक तो जो लिथियम है इस हैलोजन के साथ चला जाएगा, और एक जो लिथियम है इस एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा। दो लिथियम है भाई, तो एक तो जुड़ गया एल्किल समूह के साथ RLi, प्लस एक चला गया इस हैलोजन के साथ, तो ये बन जाएगा LiX। तो क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ की जाती है तो इसका निर्माण होता है एल्किल लिथियम का, और इस एल्किल लिथियम को हम क्या बोलते हैं, सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। तो ये हो गई हमारे लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया भाई वो है आपकी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। चौथी कौन सी अभिक्रिया हमारी, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। यहां पर एक बात को समझना भाई, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसकी तो क्या होता है, यहाँ पे डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है, डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। और डाई एल्किल जिंक को ही हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसी को भाई हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है, और डाई एल्किल जिंक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं। करवाते हैं भाई रिएक्शन। यहाँ पे 2 ही मोल काम में लेने पड़ेंगे आपको एल्किल हैलाइड के, और 2 ही मोल काम में लेने पड़ेंगे जिंक के। तो देखो 2 एल्किल समूह हैं और 2 जिंक हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो जिंक है दोनों एल्किल समूह के बीच में आ जाएगा, RZNR। देखो
दो एल्किल समूह है, 2R एक R दूसरा R, दो Zn में से एक जो Zn है वो कहां से आ गया, दोनों के बीच में आ गया, इसके साथ दो हेलोजन बचे और एक जिंक बचा, तो यहां से क्या बन जाएगा Zn(X2), इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, फ्रैंकलिन अभिकर्मक या डाई एल्किल जिंक बोल देते हैं। तो देखो क्या हुआ, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने सोडियम धातु के साथ करवाई तो एल्कीन का निर्माण हुआ, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई तो किसका निर्माण हुआ, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण हुआ, लिथियम धातु के साथ करवाई तो सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण हुआ, और जब जिंक धातु के साथ इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने करवाई तो किसका निर्माण हुआ भाई, आपका फ्रैंकलिन अभिकर्मक या डाई एल्किल जिंक का निर्माण हुआ। आगे हम पढ़ते हैं इसकी अपचयन अभिक्रिया। हाँ भाई, अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड की जो चौथी रासायनिक अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, छोटी सी है बिल्कुल। जो चौथी इनकी रासायनिक अभिक्रिया है वो है इसकी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। देखो भाई, जब एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन काम में आने होंगे, दो हाइड्रोजन काम में आएंगे। आपको क्या करना है भाई, इस एल्किल समूह का और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है, दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है इस एल्किल समूह के साथ और दूसरे हाइड्रोजन को आपको जोड़ देना है इस हैलोजन के साथ। तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा RH और एक बन जाएगा आपका HX। इस RH को हम क्या बोल देते हैं, एल्केन बोल देते हैं भाई, इस RH को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझिएगा इसको, मान लो आपने ले लिया CH3Cl प्लस दो हाइड्रोजन तो काम में आएंगे यहाँ से, अब चाहे का आपने काम में ले लिया जिंक और HCl काम में ले लिया भाई, तो इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है और एक यहाँ पे जोड़ना है, तो ये तो जाएगा CH3H, CH3H प्लस एक क्या बन जाएगा भाई आपका HCl। इस CH3H को हम क्या लिख सकते हैं, CH4, यानी कि ये तो हमारा क्या बन गया, एक एल्केन बन गया भाई, मेथेन, और एक क्या बन गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमारी जो चारों अभिक्रियाएं हैं एल्किल हैलाइड की कंप्लीट हुई। अब मेरी बात को देखो थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, 3 लेक्चर हमने पढ़े हैं, तीनों लेक्चरों में हमने एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, इसका वर्गीकरण, इनका नामकरण सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अगला आपका पार्ट होगा, पार्ट 4 एल्किल हैलाइड का, उसमें हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण, और अब तक जितना भी आपको पढ़ा दिया गया उसके सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। बड़ा लेक्चर होगा भाई, थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का होगा मिनिमम। तो देखो एल्किल हैलाइड का जो आपका पार्ट 4 होगा, एल्किल हैलाइड का जो आपका पार्ट 4 होगा, इस पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद अब तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए इन सब के क्या करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे। तो पार्ट 4 में हम 2 ही चीज पढ़ेंगे, एक तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब तक हम तीनों वीडियो लेक्चर को ध्यान से बार बार रिपीट करोगे, तो आपको ये चौथा जो लेक्चर है बिल्कुल क्वेश्चन जो करवाऊंगा बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, तीनों जो लेक्चर है इनको बड़े ध्यान से समझिएगा भाई।